गंगा किनारे की घाट से आह्वान करता हूं, साथियों तुम आवाज दो कि हम एक हैं और किसी भी लोकतंत्र की हत्या करने वाली साजिश का हम लोग शिकार न होंगे। उसका मुंह तोड़ जवाब देगा यह रानी घाट के इस उर्वरा भूमि से हम लोग देंगे जवाब। भैया हम लोग 30,000 40,000 से जीतने वाले थे। मैं आपको मीडिया के सामने में आपको जोर से चिल्ला के कहता हूं 40,000 से मेरा सीट निकला हुआ था, लेकिन क्या परिस्थितियां बन रही है। 4,000 से हम निकल रहे हैं। 1,22,000, 1,00,000 दूसरे को भी 22,000, 1,22,000 तीसरे को भी 1,22,000 और बोलो ना भाई 1,22,000 चौथे को भी एक बार। एक छात्र से बीडीओ से विधायक तक का सफर कैसा रहा? नाइंसाफी हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, साजिश हुआ है, बड़ा सा ये एक षड्यंत्र रचा गया है। यह उजागर होगा और मैं भरोसे के साथ कहता हूँ जब भी परिस्थिति बनेगी, जब भी समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, रोजगार वाली सरकार आएगा। इस तानाशाही जुल्मी शासन प्रशासन और व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और पटना विश्वविद्यालय तो 74 के आंदोलन से इंदिरा गांधी की सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम किया था। और नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जो भी लोग हो उसके साथ कोई अमृत पी के तो आए नहीं है। जो लोग 50,000 से जीतने वाला था वो 20,000 से जीत रहा है, 5,000 से जीत रहा है, तो आप समझ सकते। कोई अगर तुमसे पूछे कौन है गौतम कृष्णा तो बता देना एक संघर्ष का नाम है गौतम कृष्णा। गौतम कृष्णा से हम बातचीत करेंगे आज, जो महिषी के विधायक हैं। लगातार कई बार से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस बार इस विकट परिस्थिति में भी गौतम कृष्णा ने सीट निकाल लिया है महिषी का। हम बातचीत करते हैं, वो पहली बार विधायक बनकर पटना पहुँचे हुए हैं और अपने मित्रों से मिल रहे हैं। तमाम इनके साथी यहाँ मौजूद हैं और इसी कॉलेज से भी पहले से पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे आना लाजमी है, तो आज पहुँचे हुए हैं। तो अब बातचीत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। इस विकट परिस्थिति में आप एक सीट निकाल लिए महिषी का, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये विकट परिस्थिति है या निर्माण किया गया या आज मीडियाओं के सामने में इस शब्द को गढ़ा जा रहा है, यही सवाल है। हम तो यही कहेंगे तेजस्वी यादव जी अकेले पूरे बिहार का सिनेरियो बदल के रख दिए थे। चुनाव को एक तरफा बना के रख दिए थे, चुनाव को एक पक्षीय बना करके रख दिए थे। गरीब गुरबाओं के दिलों में उम्मीद का वह किरण जगा चुके थे, जिन्होंने हर किसी को लग रहा था रोजगार पुरुष तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही है। तो ये था सवाल, लेकिन उसको कठिन तो गढ़ा गया। तब मैं आपको पूछता हूं मीडिया के साथी, मैं आपको पूछता हूं क्या 14 तारीख के पहले और परिणाम निकलने से पहले क्या आपकी जुबान से यह शब्द निकल सकता था? क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं था और आपको उम्मीद थी कि तेजस्वी की सरकार बन रही है। अगर कठिन परिस्थिति होती तो आप भी बहुत पहले से कहते होते कि तेजस्वी यादव की परिस्थितियां कठिन है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहा। अगर कहा हो तो मुझे सबूत दिखा दी कोई। सबको उम्मीद थी कि तेजस्वी आ रहा है, रोजगार वाली सरकार, सामाजिक न्याय वाली सरकार, गरीब गुरबाओं की सरकार आ रही है। तो इसलिए परिस्थितियां तो अनुकूल थी, लेकिन किन कारणों से, किस काला जादू की वजह से और कौन से सरकारी खजाने की लूट की वजह से और कौन से ईवीएम की सेटिंग की वजह से ऐसा परिणाम आया, जिसे बाद में हम लोग शब्दों के रूप में कर रहे हैं। सुनामी चल रहा था तो क्या कहता है, कठिन परिस्थितियां चल रहा था। भैया हम लोग 30,000 40,000 से जीतने वाले थे। मैं आपको मीडिया के सामने में आपको जोर से चिल्ला के कहता हूं 40,000 से मेरा सीट निकला हुआ था, लेकिन क्या परिस्थितियां बन रही है। 4,000 से हम निकल रहे हैं। ये गहन विषय का चिंतन का विषय है। और ये जो सीट हमारा 25,000 प्लस का सीट निकला हुआ था, वही सीट हम लोग जीत रहे हैं। सर ये समझने की जरूरत है। और भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर दिया जाना और ईवीएम एक बड़ा सा सवाल छोड़ा है सर, बड़ा सवाल छोड़ा है। इसे हम कहेंगे, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी मेरे पे जितना है उतना ही आपके कंधे पे भी है, इसलिए आपको भी बचाने की और लड़ने की जरूरत है। मैं विकट परिस्थिति इस मायने में कहा जी, एक तरफ देखा जाए तो पूरे मतलब देश के जो नेता थे एनडीए के 6 सीएम, मतलब 100 सांसद 200 सांसद बिहार में दौरा कर रहे थे। लगातार आरएसएस को लोग दौरा कर रहे थे। इस वजह से मैंने विकट परिस्थिति कहा। इधर आइए जी। तो मैं इस दौरा को तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, इस दौरा को मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, ये कैंपेनिंग का हिस्सा है। लेकिन मेरा सवाल है कि 1,22,000
1,00,000, दूसरे को भी 22,000, 1,22,000, तीसरे को भी 1,22,000। और बोलो ना भाई, 1,22,000 चौथे को भी एक बार, 1,22,000 पांचवें को भी एक बार, 1,22,000। छोड़ो सर, सवाल यहाँ है 1,22,000 पे इन लोगों ने क्या किया था भाई? ये क्या है? मैजिक नंबर है? ये कौन सा नंबर है? ये नंबर कौन सा है? ये कौन सा इत्तेफाक है? ये कौन सा प्रयोग चल रहा है ईवीएम के साथ? 1,22,000 ये कह रहा है भैया तुम 1,22,000 से जीतोगे, हम उसे कम नहीं जीतेंगे। हमारा भी सेटिंग करो 1,22,000 पर, तुम मेरा भी सेटिंग करो 1,22,000 पे। तुमसे हम छोटे नेता नहीं है, तुमसे हम छोटे नेता नहीं है, इसलिए मेरा भी 1,22,000 होना चाहिए, मेरा भी 1,22,000। सवाल सर ये है, ये कैसा लगा हुआ था? ये चैलेंज लगा हुआ था कि उनसे कम वोट से हम हार जाएंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मेरा भी 1,22,000 पे फिक्स करो, मेरा भी 1,22,000 पे फिक्स करो, मेरा भी 1,22,000 पे फिक्स करो। सर तो ईवीएम पे डाउट है आपको भी? सर सारा रामायण पढ़ दिए और फिर पूछ रहे सीता कौन है? ये क्या मैं कह रहा हूँ? ये क्या कह रहा हूँ सर? सर वही सवाल है, इस लोकतंत्र को बचाना होगा तो हम युवा साथियों को, और जिस जगह पर हम जिस उर्वरा भूमि पर खड़े होकर के, जिस विद्या की नगरी में और जिस विद्या के और गंगा के इस किनारे पर खड़ा होकर के यहाँ हजारों लाखों छात्र देश और दुनिया को में अपना परचम ज्ञान से लहराया है। वो IAS IPS बना है, नेता बना है, देश और दुनिया को नेतृत्व दिया है। मैं यहाँ की युवा साथियों को ईरानी घाट के इस गंगा किनारे की घाट से आह्वान करता हूँ, साथियों तुम आवाज दो कि हम एक हैं और किसी भी लोकतंत्र की हत्या करने वाली साजिश का हम लोग शिकार न होंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देगा यह रानी घाट के इस उर्वरा भूमि से हम लोग देंगे जवाब। इसलिए सर ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लोकतंत्र यही सा नहीं है, जो आदमी खेती करता है वह जानता है कि फसल कितनी उगेगी, कितना वजन होगा और क्या नहीं होगा, ये अंदाजा आ जाता है सर। हम तो 2 बार की हारे हुए आदमी हैं, हम तो 2 बार की हारे हुए हैं। हमें एक एक परिस्थितियों का ज्ञान है सर, क्योंकि हमने उन परिस्थितियों में सीखा है कि मैं हार करके सीखा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा था कि लोग पिछले बार इस तरह की सिनेरियो था, इस तरह की बातें थे तो इतना वोट आया। इस बार ये आदमी नाराज़ हैं, इस बार मेरे साथ घूम रहे हैं तो मेरा वोट प्लस होने जा रहा है। सर सारी चीज़ों को मैं देख रहा था, इसलिए बड़ा सवाल है। और मैं चाहूँगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप अपनी जिम्मेवारी को निभाइए और शंखनाद कीजिए। जिसने लोकतंत्र को खतरे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डाउट में डाल दिया है। एक छात्र से बीडीओ से विधायक तक का सफ़र कैसा रहा आपका? इस सर संघर्ष रोमांचकारी है, संघर्ष है और संघर्ष की जीत है। ये रोमांच है, संघर्ष है और संघर्ष की जीत है। वह खुशनुमा पल है हमारे साथियों के साथ। लेकिन आज मैं तो जीत गया हूँ क्योंकि मेरा मार्जिन बहुत ज़्यादा था, लेकिन रो रहा हूँ क्योंकि रोजगार वाली सरकार का सपना टूट गया है, सामाजिक न्याय वाली सरकार का सपना टूट गया है। गरीब गुरबों को रोजगार और घर घर में सामाजिक न्याय और अधिकार वाली सरकार का सपना टूट गया है। जिसके पास एक विजन था, जिसके पास एक रोड मैप है, आज सरकार किसी की बन जाए, घिसी पीटी सरकार पे बन जाए। मेरा सवाल तो यही होगा, आपने जो कुछ किया है, जो चीज़ आप दे रहे हैं, वो आप हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का चुराया हुआ रोड मैप है। आपके पास विजन कहाँ है? आपके पास रोड मैप कहाँ है? आपके पास एक सुनहला भविष्य कैसे बिहार का होगा, वो चीज़ कहाँ है? अगर होता तो आप पहले से रेखांकित किए होते। आप तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं आप उसका कॉपी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं बहुत बड़ा आगे कलाकारी होने वाला है, बहुत बड़ा जादूगरी होने वाला है। दिल थाम के देखते रहिएगा इस 6 महीना और 1 साल के अंदर में क्या क्या होगा। बीजेपी और जदयू का कैसा कैसा सिनेरियो आएगा, कैसे कैसे जादूगर आएंगे, कैसे कैसे चेहरे आएंगे, कठपुतली कौन होगा, सरकार कौन चलाएगा, कौन आगे जाएगा पीछे जाएगा, यह चीज़ देखने का हम लोगों को मिलेगा इसी बिहार के लोकतंत्र की जननी पर। इसलिए दिल थाम के देखिए, क्योंकि नाइंसाफ़ी होगी, नाइंसाफ़ी हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, साजिश हुआ है, बड़ा सा ये एक षड्यंत्र रचा गया है, यह उजागर होगा। और मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, जब भी परिस्थिति बनेगी, जब भी समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, रोजगार वाली सरकार आएगा, यहाँ तेजस्वी की ही सरकार आएगा और बहुत लंबे समय तक वो बिहार ही नहीं देश की सेवा करेंगे, क्योंकि उनके पास जो एक अटूट नेतृत्व की क्षमता है। मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, वीडियो बना,
प्रोफेसर बना और आज आपके सामने मैं जीत करके एक विधायक भी हूं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अपने नेता को और सामाजिक न्याय की उस प्रहरी का और गरीबों की मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले उस युवा नेतृत्वकर्ता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, जिसके पास एक विजन भी है, रोड मैप भी है, संगठन भी है, ताकत भी है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की क्षमता भी है। सैल्यूट करता हूं उनको। अच्छा, अगला सवाल ये लेते हैं कि अभी प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार भी लगातार बोल रहे हैं कि 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी हम लोग देंगे। अगर देखा जाए औसतन तो हर साल 20 लाख नौकरियां हुई। क्या लगता है ये इस सरकार जो आई है सत्ता में वास्तव में नौकरी देने वाली है, सिर्फ एक ढकोसला है? सर, ये सवाल ही मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जिन लोगों ने कहा है कि मैं नौकरी दूंगा तो उनसे पूछ लीजिए, उससे पहले जो आप 10-2 करोड़ नौकरी दे रहे थे उसका हिसाब पहले कर दीजिए। उसके बाद अरे वो जुमला था तो ये क्या है? अगर वो जुमला था तो ये क्या है? ये भी जुमला है। इसलिए अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से वह एक बिल्कुल चुनाव जीतने का हथकंडा था, वो हथकंडा रहेगा। इस पे अगर हम लोग भरोसा कर रहे हैं तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा? हम युवा साथी अगर ऐसा करते हैं तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है? नीतीश जी अगर कहते हैं कि मैंने नौकरी दी है तो मैं पूछता हूं कि आप 20 साल में पहले कहाँ थे? तेजस्वी जी से पहले कहाँ थे? नौकरी क्यों नहीं हुई? और नीतीश जी तेजस्वी यादव जी को आपकी गठबंधन से अलग होने के बाद भी आप नौकरी क्यों नहीं दिए? सवाल ये होता है। इसलिए समझना तो हम युवा साथियों को, और यहाँ किसी को कोई बरगला नहीं सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में ईंट बजाने की क्षमता रखता है। हर व्यक्ति एक से एक डिबेट कर सकता है। हर व्यक्ति के पास ऐसा सवालों को जवाब देने की क्षमता रखता है। इस रानीघाट और विद्यानगरी और ये इस पे एक से एक धुरंधर युवा साथी हैं, वो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। उसका जवाब और सवाल, उनका अगर सवाल है तो जवाब भी यहाँ से तैयार है। वक्त और परिस्थितियाँ चलिए, कभी कभी गधे को भी बाप कहवा देता है। आप लोग विपक्ष में हैं, मतलब सरकार अपने तरफ से आप नौकरी या रोजगार देने के लिए गाँव में, अपने विधानसभा में स्कूल को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर ढंग से करने के लिए क्या प्रयास कीजिएगा इसके लिए? सर, ये कह रहे हैं हमारा तो सारा सपना टूटा है। हम लोग तो सरकार बनाने जा रहे थे और जो आप कह रहे हैं वो सारा रोड मैप खींचा हुआ था। लेकिन अब हम लोग तो विपक्ष के हैं। अब हमारा तो सवाल सरकार से होगा, जो इम्प्लीमेंट करेगा उस पर हम सवाल करेंगे। आप क्या वादा किए थे, क्या किए हैं? और सदन में अगर आपका यह भाई गौतम कृष्ण चुन करके जा रहा है तो निश्चित रूप से इनके मुंह से सवाल निकलेगा। सरकार जो करेंगे उन चीज़ों पे हम प्रश्न पूछेंगे और उनको कटघरा में हमेशा खड़ा करने का काम करेंगे, जो आपको निश्चित रूप से मीडिया के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए, फिर बात आपके बीच के साथ ही जीत कर आए हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। पटना विश्वविद्यालय में हमारे सीनियर रहे हैं, बड़े भाई हमेशा मार्गदर्शक के तौर पे विश्वविद्यालय कॉलेज में रहे हैं। जीत के आए हैं, हम लोगों से ज़्यादा खुशी किसको हो सकती है? लेकिन छात्र और युवा होने के नाते बहुत गम भी है। जो करोड़ों युवा जो परिवर्तन के आस में बैठा हुआ था, डिग्री लेकर के नौकरी की आस में, उसका जो सपना था वह सपना चकनाचूर हो गया है। और बड़ी साजिश के तहत इस चीज़ों को किया गया है। जिस तरीके से 10,000 रुपया बांट करके चुनाव के दिन तक लोगों के खाते में भेज करके, महिलाओं के खाते में, और कई आरोप जो निकल करके आ रहा है सामने, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोकतंत्र को हाईजैक करने का बिहार में प्रयास किया गया है। लेकिन बिहार हमेशा तानाशाही शासन सत्ता को चुनौती देता आया है, उसे शिकस्त देता आया है, और आगे भी बिहार से ऐसे लोगों को जो बहुरूपिया का भेष धारण करके बिहार के लोकतंत्र को हाईजैक किया है, उसको तो जवाब मिलेगा। समय का इंतज़ार कीजिए। और बिहार के जो लाखों करोड़ों नौजवान हैं जिसको नौकरी की उम्मीद थी, वह उम्मीद को लेकर के आज भी सजग हैं और रो रहे हैं युवा। जिस तरीके से वह गांव में जा कर के वोटिंग किए थे और कह रहे मेरा वोट कहाँ गया। जो समाज कभी राजद को या उसके गठबंधन को वोट नहीं करता था, वह भी इस चुनाव में व्यापक परिवर्तन का सोच लेकर के वोटिंग किया, लेकिन उसका वोट गया कहाँ। जो लोग 50,000 से जीतने वाला था वो 20,000 से जीत रहा है, 5,000 से जीत रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जब आरोप निकल के आ रहा है तो यह आरोप हवा में नहीं है, कहीं न कहीं यह सच्चाई है। गृह मंत्री से लेकर के सारे लोग यहाँ बैठ करके
कितना गिर गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सोच, सत्ता में बैठे लोगों का, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उम्मीद बनाए रखेंगे हम लोग और लड़ेंगे इस तानाशाही जुल्मी शासन प्रशासन और व्यवस्था के खिलाफ। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और पटना विश्वविद्यालय तो 74 के आंदोलन से इंदिरा गांधी की सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम किया था। और नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जो भी लोग हो उसके साथ, कोई अमृत पी के तो आए नहीं है। हम लोगों का यही है जो कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्य मर्यादा को बचाए रखने के लिए थोड़ा सा भी शर्म होना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, एक सवाल है और मैं चाहूँगा कि इसको आप मजबूती से उठाएं। जी बिल्कुल। पोस्टल बैलेट से जो वोट आता है तो उसमें हम लोग 70% पाते हैं। अब बैलेट वोटिंग ईवीएम से जो होता है तो उसमें 70% वो पा लेता है। वाह! जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ कि 600 वोट मुझे मिलता है पोस्टल बैलेट में, उनको मिलता है 200। क्या भाई, आप एक बार उल्टा करके डाटा देख लीजिए। हर पोस्टल बैलेट का वोट गठबंधन का और जो भी साथी रहा सब जगह जीता है, सब जगह। लेकिन ईवीएम में हम लोग हार जा रहे हैं। सर ये कौन सा जादू है? पढ़े लिखे लोग हम हर जगह जिता रहे हैं और पोस्टल बैलेट में हम लोग जीत रहे हैं और ईवीएम में हार रहे हैं। सवाल ये है, लोकतंत्र को बचाना होगा तो इस सवाल का जवाब देना होगा कि जहां पोस्टल बैलेट से हम लोग हर जगह जीतते हैं, ईवीएम में कैसा है? कौन सा सेटिंग चल रहा है भैया? कौन सा काला जादू है कि सब लोग हार रहा है? हमको आता है 600 वोट वहाँ पोस्टल बैलेट में और और विपक्षी को आता है 200 वोट। क्या सर ये सवाल है? कोई 2-4 काम बताइए जो अपने विधानसभा में करना चाहते हो इसी साल आप। हमारा मैसी विधानसभा कोसी कछार में बसा हुआ एक क्षेत्र है जहाँ की परिस्थितियाँ अन्य परिस्थितियों से अलग है और विकट है। कोसी का इलाका है, लगभग आधे पंचायत कोसी के पेट में बसता है। उनकी परिस्थितियाँ अलग है, जहाँ सड़क की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और शिक्षा की समस्या है, उनको वो हमारी प्राथमिकता में है। और बाहर में जो है, जो ब्लॉक है, जो रोड पे पंचायतें हैं, जो सूखे में पंचायत हैं, वहाँ की समस्या अलग है। वहाँ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, रोड चौड़ीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है, पर्यटन का कंदहा सूर्य मंदिर है तो वहाँ भी एक पर्यटन का हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों ने जो उम्मीद किया है इस गौतम कृष्ण जैसे बेटा से, वह मैं चाहूँगा कि उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतर सकूँ। ईश्वर मुझे उतना सामर्थ्य दे, उतना शिक्षा और संस्कार भी दे कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूँ और उनके सपनों को पूरा करने में अपना तन मन धन लगा करके आखिरी सांस तक लड़ूँ। मैं यही इतना ही अब सोचता हूँ कि ताकि उनका सपना न टूटे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ डॉक्टर गौतम कृष्णा थे। इनको आप जब भी देखेंगे बहुत ही साधारण सा आदमी दिखेंगे आपको। ये कभी खेतों में, कभी खलियान में, कभी हाथों में चप्पल लेते हुए, तो कभी किसानों को, कभी बाढ़ के समय में लोगों को भूजा चावल रोटी पहुंचाते हुए। इनके हजारों ऐसे वीडियोज होंगे, आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर देख सकते हैं। कितना सिंपल, कितना साधारण सा आदमी हमेशा रहते हैं। वो अभी विधायक बनने के बाद भी पहुंचे हुए हैं पटना में, तो अपने तमाम साथियों से मिलने के लिए पहुंचे हुए। बहुत साधारण सा आदमी है, बहुत साधारण परिवार से निकले हुए हैं और वीडियो का नौकरी छोड़कर इन्होंने राजनीति को चुना। क्यों चुना, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, कभी विस्तार में आपको हम बताएंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे थे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।